जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ईवीएस के टॉप 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी 16 तारीख से होने वाले सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। मतलब आप देखते हैं ना, गाँव में भी आप अगर होंगे, विलेज से अगर आपका संबंध होगा, आप जाते होंगे, देखते होंगे पुराने कुएँ वगैरह जो हैं वह सूख चुके हैं। और हमारे बड़े यहाँ कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो 25 से 30 तो देखिए ज़्यादा हो गया, लेकिन आज से कहा जाए 15 साल लगभग मान कीजिए, जहाँ तक मुझे याद है 10 से 15 साल पहले भी पानी रहा करता था। इनफैक्ट मेरे घर के बगल में भी कुआँ है मेरे स्वयं गाँव में, तो उसमें भी वो अभी पूरा गया है 2-3 साल पहले। उसके पहले तक उसमें पानी थोड़ा बहुत रहा करता था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कुओं के सूखने के संभावित कारण है? तो उन कुओं के सूखने के जो कारण पूछा गया है कौन से हो सकते हैं। पहला पूछा गया है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है, या पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार या सीमेंट वगैरह से ढक दी गई हैं, या कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, मतलब बिना उपयोग किए ही वह मतलब क्या हो गए, सूख गए। उनका उपयोग ना होने के कारण, क्योंकि हर घर में क्या है, टोटियाँ हैं, नल के जरिए जल घरों में पहुंचता है। भूमिगत पानी को सींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। विद्युत मोटर चालित पंप का समरसेबल से रिलेशन है, या फिर बोरिंग वगैरह जो होती हैं उनसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। जी हाँ, क्योंकि अब क्या हो चुका है, विद्युत मोटर पंप लग गए हैं। कुओं का उपयोग नहीं करता, इसलिए कुएं नहीं सूखे गए हैं बिना उपयोग के। इस अब क्या हो गया, लेवल पानी का नीचे चला गया है, चूँकि बोरिंग के पानी के कारण। पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन अब कोलतार सीमेंट हो गया, ये भी सही है। और क्या है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा था तो वह अब वहाँ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा और डी होगा। तो ये तीनों उनके क्या हैं, संभावित कारण, जबकि इसका तो राइट आंसर क्या है, ए, बी और डी है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा। मतलब पर्यावरण अध्ययन में जो आपका एनवायरनमेंट स्टडीज़ है, उसमें आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, उसे पर्यावरण को अलग रखा गया। उसका कारण क्या है, यह पूछा गया है। पहला है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। मतलब ये जो छोटी आयु वर्ग के बच्चे हैं, ये अपने परिवेश को अलग अलग नहीं देखते कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये साइंस का पार्ट है, किसका पार्ट है, बल्कि वह समग्र रूप में सभी को देखते हैं कि यह पूरा हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो यह आपका राइट आंसर यही होगा कि क्या है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ना कि अलग अलग करके। नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, रेत के टीले पाए जाते हैं? तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं, बर्लिन में, थिम्पू में, या काबुल में? तो रेत के टीले आपके अबू धाबी में पाए जाते हैं। और पूछा जाएगा खजूर के बारे में, तो वो भी कहाँ होगा, वो भी आपका मेन अबू धाबी लगाएंगे उसमें आप। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। मतलब हमें उप विषय ना दे करके क्या कहा गया है, थीम के बारे में बात की गई। मैंने कहा ना 6 थीम बताई गई हैं, उन्हीं 6 थीम पे पूरा का पूरा पर्यावरण आपका एनसीईआरटी ईवीएस बेस है, क्लास 3rd, 4th, 5th में। बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए बात की गई है। मतलब उप थीम के बारे में बात कही गई, उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब उप विषय ना देकर थीमों के बारे में पूछ रहा है। या फिर बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ को विकसित के लिए। 3rd है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। या फिर पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि आसपास का जो परिवेश है, उनके मुद्दों को, उनसे जुड़े अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए यह काम किया गया है कि उसमें थीम पे बात की गई, ना कि उपविषय पे बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम में से एक नहीं? मैंने आपको जब बताया था, पर्यावरण पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था सबसे पहली
जो स्लाइड थी उसी में था 6 मुख्य थीम और 4 उप थीमों के बारे में भी था। तो कौन कौन सी 6 मुख्य थीम थी, उनमें से इसमें 4 दी गई हैं, और मतलब 4 ऑप्शन इसमें है, इसमें 3 हैं और 1 नहीं है। पहला है आपका आवास, यानी क्या है, शेल्टर, आवास। दूसरा है थिंग्स वी मेक एंड डू, और थर्ड है वर्क एंड प्ले, और लास्ट है भोजन। तो ये 3 आपके हैं, जबकि आपका वर्क एंड प्ले मैंने नहीं बताया। 6 मुख्य थीम में क्या क्या है, आवास है, थिंग्स वी डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, फूड है, इसके अलावा यात्रा मैंने बताया था, पानी बताया था, और एक क्या बचा, परिवार एवं मित्र, ये सबसे पहली थी। तो ये 6 थीम हैं। इन 6 थीम के बारे में मैंने बताया था आपको, कहा भी था इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए आया भी हो प्रीवियस ईयर में, यानी फिर से आएगा ही, क्योंकि बहुत सारे सेट बनेंगे। पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो इनमें से क्या सच है 1 और 2 के विषय में। पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। सेकंड है आपका कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो होता है कि एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का विषय है? नहीं है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, बच्चे समझेंगे नहीं। गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों, यहाँ देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, भाषा के द्वारा होता है, तो छोटे क्लास में भाषा का महत्व नहीं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, आपका पहला होगा, ए होगा, कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, दोनों के माध्यम से होता है। और यह बात आपकी किसमें कही गई है, आपके NCF 2005 में इस बात को कहा गया है, याद रखिए। किस NCF में? NCF 2005, नोट कर लीजिए, NCF 2005 में ये बात कही गई है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट है? ज्ञान की रचना में, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ नॉलेज में कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। जी हाँ, पर यह आपका सही कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। सेकंड है आपका बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। बच्चों के ज्ञान के शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ना है, उनके आसपास के बाहरी वातावरण के ज्ञान से जोड़ना है, ना कि शिक्षकों के ज्ञान से। तो ये गलत होगा। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, ये भी सही है। तो ए और सी हो गया। डी की तरफ चलते हैं। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। जी हाँ, बच्चों के आसपास का जो भी वातावरण है उसके ज्ञान को हमें क्या करना है, विद्यालय के ज्ञान के साथ संबंधित करना है या जोड़ना है। तो कौन सा, बी को छोड़ के बाकी तीनों आपके सही हैं। तो राइट आंसर कौन सा है, आपका ए, सी और डी है। कौन सा, ए, सी और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? कौन सी सबसे प्रभावशाली युक्ति है? आप रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक का केवल पठन कराकर नहीं, शिक्षक द्वारा व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, ये बड़ी क्लास के लिए होता है, लेक्चर्स। कक्षा निर्देशन, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा, या फिर नैरेटिव। तो किस्से और कहानियाँ होता है। क्या किस्से और कहानियाँ, नैरेटिव्स बहुत ही अच्छा बन जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, कहानियों को आप देखते होंगे, बच्चे कहानियों में बहुत ही रुचि लेते हैं, बहुत जल्दी जुड़ते हैं। तो यह किस्से और कहानियाँ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? इसमें पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, तो नहीं को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। क्या यह सत्य है? हाँ, हम क्या करते हैं, बाल केंद्रित अध्ययन करते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो यह सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन वर्णों परिभाषाओं पर बल देता नहीं। पर्यावरण अध्ययन कभी भी आपके किस पे, हाँ, वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, या कभी भी आपके डेफिनेशंस पर बल नहीं देता। डेफिनेशन हर जगह निगेटिव ही माना जाता है। तो यही आपका आंसर होगा। पर्यावरण क्या करता है, अध्ययन की प्रकृति का एकीकृत, ये भी सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को
कराने के बाद और प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन के उद्देश्य डैश हैं। यह उद्देश्य किस लिए है, किसके कारण से वह यह करता है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करने के लिए, मतलब बच्चों का आकलन करने के लिए नहीं, ये बच्चों को खोजने का अवसर देने के लिए ऐसा करेगा। क्या बच्चों का, देखिए इसमें ये बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, जी हाँ, मतलब उसने जो पढ़ाया है क्या बच्चों को समझ में आया है, यह भी एक सही हो सकता है। बच्चों को खोजने का अवसर देगा, जी हाँ, बच्चों को खोजने का अवसर दे, मतलब इससे क्या होगा, बच्चे भी जागरूकता फैलेगी और वह सोचेंगे पुरानी जो टीचर ने पढ़ाया होगा और उसे नई खोजेंगे, अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। थर्ड है बच्चों को अपनी व्यक्ति का अवसर, जी हाँ, बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखेंगे इससे। फोर्थ है आपका कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेदन करना। तो कभी भी देखिए हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, बच्चों को सीखने के आधार पर विभेदन नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, बी और सी तीनों सही हैं। मतलब एसेस भी हम करते हैं प्रोसेस स्किल के लिए चिल्ड्रन के, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी देंगे किसके लिए, एक्सप्लोर के लिए, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी उन्हें क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा क्यों है? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। मतलब क्या पर्यावरण शिक्षण, ये बात सही है कि केवल पर्यावरण सीखने के लिए आपके शिक्षक और पाठ्यपुस्तक ही स्रोत नहीं, इसके अलावा भी हैं, तो इसीलिए मदद लेनी चाहिए। तो यह हो सकता है आपका। नेक्स्ट है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। क्या है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए माता पिता और उनके समुदायों की उपस्थिति का विकास करेगा। जी हाँ, क्योंकि इससे क्या करेगा, वो एक्टिव रहेगा, वह अपने माता पिता से ही पूछेगा, अपने आसपास के पास पड़ोस समुदाय लोगों से भी पूछेगा पर्यावरण के बारे में। तो ये भी सही है। थर्ड है, से शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो क्या है, शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा। जी हाँ, इससे क्या होगा, बच्चे आसपास के पड़ोस से जो सीखेंगे और अपने माता पिता से सीखेंगे, घर परिवार से सीखेंगे, वह सब, उससे क्या होगा, एक शिक्षक बच्चे को पूर्णतया जान सकेगा उसकी किस पृष्ठभूमि से, वह किस पृष्ठभूमि से आता है। लास्ट है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। नहीं, इसमें ऐसे साइकोमोटर स्किल का कोई इसमें रोल नहीं है, तो इसलिए यह आपका आंसर नेगेटिव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी इसमें तीनों सही हैं। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है। देखिए इसमें नहीं है कहा गया है, यानी जो नेगेटिव है उसको इसमें काउंट किया जाएगा। क्या नहीं है, क्या सहभागिता नहीं है, याद करना, प्रश्न पूछना है, न्याय और समानता के लिए सरोकार। तो जानते हैं हम रिमेंबरिंग यानी याद करना, यह हर जगह नेगेटिव माना जाता है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन डैश है। स्व आकलन क्या होता है, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। और लास्ट ऑप्शन है आपका CCE। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, सीखने के लिए समान आकलन। यह किस लिए होगा, सीखने के लिए समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है, किस लिए शिक्षक बच्चों के समूह को बनाता है। पहला ऑप्शन है अधिगम का समर्थन करता है या सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। क्या पहला ऑप्शन है, तो यह हाँ सहपाठी अधिगम का, क्योंकि ग्रुप बने रहेगा, बच्चों में सहभागिता का इसमें क्या होगा, प्रमोशन होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। जी हाँ, बच्चे क्या करेंगे, सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव होगा, इससे उनका बढ़ेगा सोशल इंटरेक्शन। थर्ड क्या है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम की प्रभावशाली तरीका है। देखिए यह आपका क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे हम विदाउट बर्डन वगैरह की बात कर ही नहीं रहे, इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग तो है।
जो आपका इसका सी है वह भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। लास्ट क्या है कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर ए और बी होगा, यानी केवल ऊपर का ऑप्शन ए और बी इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ फिर पूछा है नहीं है, तो नेगेटिव वाला आंसर होगा, पॉजिटिव आंसर यहाँ पे नहीं होगा। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो यह आपका है ना, जी हाँ यह आपका होगा। हम अवेयरनेस डेवलप करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, यह भी आपका सही होगा। इसमें नेगेटिव पूछा है, तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो हम कभी भी उन्हें पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं लर्न करने के लिए प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें, नेगेटिव वाला सी। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा होता है। मतलब चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों में किस चीज़ का आकलन होता है, विकसित होता है। पहला अभिलेखन और अभिलेखन, मतलब ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग। दूसरा है अभिव्यक्ति। तीसरा है एनालिसिस। चौथा है एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एक्सपेरिमेंट तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वह संकेतकों की बात कर रहा था। ये देखिए इसमें क्या था, संकेतकों की बात कर रहा था, ना कि किसी प्रयोग की। तो एक्सपेरिमेंट तो हो ही नहीं सकता, यह आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। विश्लेषण होगा सही, अभिव्यक्ति एक्सप्रेस कर सकेगा वह देख के, और अवलोकन भी कर सकेगा, और माइंड में उसकी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ए बी सी तीनों क्या है, इसका राइट है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका अवलोकन का उपयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल को हम देख के समझ सकते हैं ना। इसमें रेटिंग स्केल होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब 10 अंक दिए रहेंगे, तो जिस अंक मिलेगा, मान लीजिए यहाँ 5 अंक मिला, तो रेटिंग स्केल के हिसाब से हम अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए झूम खेती, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मतलब कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या ये झूम खेती का सही ऑप्शन है। जी हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, एक फसल के कटने के बाद उसको कुछ समय तक हम छोड़ देते हैं। सेकंड है, इन जगहों पर जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। नहीं, हम कभी भी उसे जलाते नहीं, उसे ऐसे ही हम क्या करते हैं, गिरा देते हैं खेत पर, और वह खाद के रूप में प्रयोग में आता है। थर्ड है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम लाते हैं, तो जब जलाते ही नहीं तो उसकी राख वाख का हम प्रयोग करते ही नहीं, जैविक खेती होती है। क्योंकि यहाँ तो बी और सी नहीं होगा, केवल ए बचा यहाँ पे। लास्ट है आपका ऑप्शन कि ये जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है, तो इसमें गहरी जुताई नहीं की जाती, कभी भी याद करिएगा। तो इसका क्या ऑप्शन क्या होगा, इसका ओनली ए आंसर होगा, केवल ए इसका सही आंसर है। इस खेती में क्या होता है कि इसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ के लिए प्रचलित है, आपका पूर्वी क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र पूर्वोत्तर के, जैसे आपका मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब जगहों पे होती है ये सब खेती, आदिवासी लोग करते हैं इनको। और एक फसल काटने के बाद कुछ समय तक, कुछ साल तक इसको छोड़ दिया जाता है उस ज़मीन को, उसमें खेती नहीं करते हैं। जो भी बांस या खरपतवार उगती है, जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर उसी में जला देते हैं, ताकि उसकी राख ज़मीन में खाद का काम करती है, अलग से नहीं छिड़कती। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ को नुकसान पहुंचाने से लिए, मतलब नुकसान ना हो इसके लिए भी उससे बचाव करते हैं, और हल्की हिलाकर इसमें बीज छिड़कते हैं, ना कि बहुत गहरा जोतते हैं। तो राइट आंसर केवल ये होगा इसमें जो सही आएगा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। मतलब ऐसी कौन सी जगह की इसमें बात की जा रही है जहाँ पर
वह पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहली बात ऑप्शन में याद रखिएगा, मैं ऑप्शन दूंगा। और उनके घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बने हैं। यह घर 2 मंजिला हैं, ये भी याद रखिएगा। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे लास्ट स्लाइड के आसपास ये क्वेश्चन जा रहा है, जो लास्ट की स्लाइडें हैं क्लास 5 में, उसे आप देखिएगा मेरे ईवीएस के लेक्चर्स में, आपको मिलेगा ये चीज़। तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा नीचे ये करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, मतलब वह ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते हैं। और याद रखिएगा मैंने ये पढ़ाया था, वह ठंडी पे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, क्योंकि उनमें खिड़कियां नहीं होती इनके ग्राउंड फ्लोर पर। तो ऑप्शन क्या है आपका, देखेंगे। सभी घरों की छतें समतल है, जी हाँ, तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। या पर्वतीय क्षेत्र में नीचे दिए गए प्रदेश का भाग है। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए तो पहली बात तो इसमें चारों ही ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो अब ऑप्शन आएगा वो आपका लेह लद्दाख ऑप्शन आएगा। इसमें क्या आएगा, लेह लद्दाख, जो अलग आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो याद रखिएगा लेह लद्दाख इसका आंसर है, ना कि आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अब आप नहीं मारेंगे, अब आप लेह लद्दाख मारेंगे। क्या, लेह और लद्दाख। हालांकि है वो यही, इसमें ऑप्शन थोड़ा अजीब दिया है, या ये कहें कि यह अपडेटेड नहीं है या गलत माना जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यही ऑप्शन आएगा तो आप जम्मू कश्मीर ही मारेंगे। क्या, जम्मू कश्मीर। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। मतलब रात में जगने वाले जानवर ने बताया था किस रूप में देखते हैं, काले और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। याद रखिएगा जो जिन में होते हैं वह थोड़े बहुत कलर देख भी लेते हैं, लेकिन रात में जो होते हैं जगने वाले वह केवल ब्लैक एंड वाइट, जैसे उल्लू वगैरह क्या हो गए, ब्लैक एंड वाइट केवल देखते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। मैंने बताया था केंचुओं के बारे में पढ़ाया था। इसके लिए निम्नलिखित में सही कारण क्या है, क्यों उनको केंचुओं को जो आपको किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है केंचुओं को। तो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। इस कारण से क्या यह सही होगा। सेकंड है आपका, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। या केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। या लास्ट ऑप्शन है आपका, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो जी हाँ, इसके आप अगर इसमें बात करेंगे तो क्या का इसका राइट आंसर होगा, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह जो होते हैं ज़मीन में छेद भी बनाते हैं खरपतवार को। इसके अलावा जो केंचुए खरपतवार खाते हैं इससे मुख्य फसल की रक्षा भी होती है तथा छेद भी बनाते हैं जिससे ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका बी, सी और डी, तीनों इसके सही हैं। जबकि केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को नहीं खाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में गलत है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, साइंस में भी आ सकता है कि कांसा किससे किससे मिलकर बनता है, पीतल से यानी ब्रॉन्ज और कॉपर से मिलकर बनता है। या फिर आपका तांबे और जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। या फिर तांबे और यानी कॉपर और टिन का है। या फिर आपका या किसका किसका एल्युमिनियम और कॉपर का है। तो यह तांबे और टिन का है। किसका है, तांबे और टिन का है। तांबे को आप क्या कहते हैं, Cu से दर्शाते हैं, और टिन ये Sn होता है। इसका मिश्र धातु ही क्या कहलाता है आपका, कांसा, ब्रॉन्ज। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रैपिकोआ, तो देखिए जहाँ भी ट्रैपिकोआ प्रयोग होगा उसके लिए आप याद रखिएगा केरल। इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल। वहाँ पे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रैपिकोआ जो होता है ट्रैपिकोआ, और केरल का प्रिय भोजन माना जाता है। कहाँ का, केरल का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। मतलब इनमें से कौन है जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, महाशिवरात्रि या बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। या दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। या लास्ट दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या रक्षाबंधन। तो राइट आंसर क्या है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। ये किस में मनाया जाता है, या आपके पूर्णिमा को मनाया जाता है। किसमें, पूर्णिमा को।
जबकि दीपावली आपकी नहीं होगी। दीपावली क्या हो जाएगा, या अमावस्या को मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक के समूह को समुद्र तट अमृत अरब सागर पर, किसमें, अरब सागर पर कौन सा इसमें समूह होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। देखिए अरब सागर नक्शे के बारे में आपको नहीं मालूम तो भारत का नक्शा जान लीजिए। अरब सागर की बात कर रहा है, यानी इस साइड के एरिया की बात कर रहा है। आपका उड़ीसा कहाँ हो जाता है, उड़ीसा आपका यहाँ है तो ये आपका नहीं होगा। पश्चिम बंगाल क्या है आपका, यहाँ पे हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए तमिलनाडु भी नहीं होगा। तमिलनाडु कहाँ है, ये इस साइड है तो ये भी आपका नहीं होगा। तीनों ऑप्शन आपके कहाँ हो गए, गलत हो गए। कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये तीनों आपके होंगे, क्योंकि ये देखिए केरल, आप देखिए कर्नाटक यहाँ पे है, केरल और गुजरात यहाँ ऊपर है, यहाँ महाराष्ट्र है, तो ये आपका राइट आंसर डी होगा। नक्शा देख कर जाइएगा, एक क्वेश्चन नक्शे से भी आता है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, ये देखिए पूछ लिया झारखंड कहाँ स्थित है। अब झारखंड अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ देखिए जगह नहीं है। झारखंड कहाँ है, इधर साइड है। कहाँ है, झारखंड है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड की स्थिति पूछा है तो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा मैंने भी बताया था ना, तो उसके ऊपर आ रहा है ना। उड़ीसा के उत्तर में क्या है, झारखंड है, यह आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता, मतलब पेट्रोलियम जो होता है उससे क्या प्राप्त नहीं होता है, पेट्रोलियम। देखिए क्रूड ऑयल जो होता है निकलता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो होता है वो हम बोलते हैं। इससे क्या प्राप्त नहीं होता है, मोम प्राप्त नहीं होता, ग्रीस नहीं, कि कोयला नहीं, कि डीजल नहीं है। तो याद रखिएगा आपका मोम, ग्रीस और डीजल यह आपका पेट्रोलियम है, यह आपका क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है, जबकि कोयला ज़मीनों से आपका मिलता है। ओके, इसके अलावा कोलतार वगैरह हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब क्या है, एलपीजी हो गया, ये सब आपका पेट्रोलियम है। लेकिन कोयला क्या है आपका, यह आपका ज़मीन से प्राप्त होता है। कोई लड़का देखिए मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 है, यानी चाल समय दूरी की बात की गई तो रेलगाड़ी की औसत चाल इसमें पूछी गई है। तो कुल समय की हम बात करेंगे, कुल समय क्या है और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो उससे क्या निकालेंगे, कुल दूरी है क्या है 1140 है। और उसकी बात करें अगर समय की तो वह क्या है 21 घंटे 30 मिनट यहाँ पे आएगा। कब आप अगर जोड़ेंगे तो 21 घंटे 30 मिनट आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा वो पॉइंट में जा रहा है, 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप 53 मारेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा लिख के। 1140 को आप डिवाइड करिएगा किससे, 21.30 से, इससे आप डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, कठिन नहीं, बहुत आसान जोड़ घटाना करना वैसे इसमें। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा जिसे हम टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। इसके माध्यम से आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है, टिन प्रणाली क्या है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, मतलब ऐसी प्रणाली जिस पर कोई किसान एक बीज बो सकता है, एक टिन बोझ जितने एरिया में एक टिन बीज बोने में लगेगा, क्या वह है, जी हाँ टिन प्रणाली इसी को कहते हैं। वह भूमि जिसे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ एक टिन बीज बोने में जितनी ज़मीन लगती है इसे ही आपकी टिन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे आपकी टिन प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यह भी देखिए आपका डायरेक्शन का है, क्या है, यह डायरेक्शन का है। बहुत लंबा क्वेश्चन है और बहुत आसान होता है, आप कर लीजिएगा, इसको कर सकते हैं। बच्चे को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। देखिए अब तक के क्वेश्चन आपको कैसे लगे,
अब आपके आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यह आपके 30+ क्वेश्चन हो चुके हैं। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, कैसे। तो मैंने आपको पिछले वाले यूनिट में भी कराया था। क्या कराया है कि वृत्तांत और कहानियाँ सुनाकर मैंने बताया इसमें बच्चे क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। तो आपका ये राइट आंसर होगा, वृत्तांत और कहानियाँ सुनाकर। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या के जरिए नहीं। तो किसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी होगा, ए और बी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। मतलब जानवरों का अवलोकन और उनको चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है पर्यावरण अध्ययन में टीचर के लिए। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, जी हाँ, क्रिएटिविटी आएगी। अवलोकन और रचना कौशल का विकास, जी हाँ, बच्चे अवलोकन करेंगे ना और रचनात्मक होंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कि बच्चों को सौंदर्यगत संवेदना का विकास कराना, उनके अंदर सेंस डेवलप करना। तो जी हाँ, बच्चों में क्या होगा, जानवरों के प्रति सेंस डेवलप होगा। तो इसका राइट आंसर ए, बी और सी तीनों ही होगा। बच्चों में तीनों चीज़ों का डेवलप करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करेगा। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। किसमें पर्यावरण अध्ययन का अनुसरण होता है, किस सिद्धांत में। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, डायरेक्ट नहीं कि अज्ञात से नहीं लेंगे। पहले ज्ञात, पहले क्या होगा, सभी क्या होता है, जानवर की संकल्पना हम बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बताते हैं ये गाय है, भैंस है, ये पक्षी है, कौन जानवर है, कौन। तो ये सब चीज़ें हमें क्या अंतर बताते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले बच्चे कुछ जानते हैं, फिर क्या करते हैं हम अज्ञात की ओर उन्हें ले जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला का समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। चित्रकला का और शिल्पकला का, यह किस लिए। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक आसान प्रभावशाली युक्ति है। शिक्षक के लिए कुछ भी आसान नहीं बनाया जाता है। तो यह तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा कंफर्म कि यह आंसर आपका कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें प्रभावशाली युक्ति भी दी हुई है। क्या दी हुई है, प्रभावशाली युक्ति के लिए। शिक्षकों के लिए आसान तो देखिए होगा, लेकिन इस पर हम बात नहीं करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपका दिक्कत भी लग रहा है मुझे। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, जी हाँ। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, जी हाँ। बी और सी तो दोनों सही है आपका, करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी एंड सी ओनली। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी एंड सी ओनली इसका राइट आंसर होगा। पहला आंसर इसका गलत होगा, क्योंकि हम कभी भी टीचर के लिए आसान का तो बात करते ही नहीं। इसमें ऑप्शन दिया है ना, बी और सी आपका सही होगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली संसाधन है। कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, रिसोर्स है इसमें। परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र हैं, या क्लास रूम है। तो देखिए क्लासरूम की तो बात ही नहीं होगी, बाकी तीनों क्या हैं, सही हैं। तो ए और बी और सी तीनों उसका राइट आंसर होगा। परिवार के सदस्य भी हैं, समुदाय के सदस्य भी हैं और समाचार पत्र भी हैं। इन तीनों से ही क्या होता है, इफेक्टिव रिसोर्स हैं या साधन है, संसाधन है। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। कितनी, कक्षा 5 की शिक्षक है वह एक्टिविटी का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है या यदि शिक्षक डैश बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेगा तब। या फिर नेक्स्ट है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर पर करने को प्रोत्साहित करेगा तब। तो या नेगेटिव ये नहीं होगा, घर के लिए तो हम ऐसा कुछ कहेंगे ही नहीं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करेंगे, केवल अवलोकन। देखिए इससे ज़्यादा आपका सी से ज़्यादा क्या है, ए अच्छा माना जाएगा। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करेंगे, जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा क्या है,
ये सारे देखिए सी और डी दोनों किस में निहित हैं, ए में है, कि क्रियाकलाप का अवलोकन भी और अनुभव साझा करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन देखिए नहीं है। निगेटिव नहीं की बात की गई है। वर्णन अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात की गई है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण की पोर्टफोलियो की क्रम निर्धारण मापने की बात की गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका एनुअल, वार्षिक उपलब्धि केवल बात हम नहीं करेंगे, यहाँ निगेटिव है। जबकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड उसकी बात करेंगे, पोर्टफोलियो की भी और क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें वार्षिक उपलब्धि परीक्षण की बात नहीं करेंगे पर्यावरण अध्ययन में हम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। किसको दूर करना चाहिए, आकलन के संकेतों का उपयोग पहला होगा। दूसरा है बच्चे के सीखने के गुणात्मक आकलन की बात करेंगे, या बच्चों के उत्तरों को सही या गलत का आंकना है। तो यही आपका क्या होगा, इसको हम दूर करेंगे। आकलन में हम कभी भी सही या गलत को आंकने को नहीं करते हैं, तो यह आपका रॉन्ग होगा। क्या होगा, सी। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इसमें देखिए बहुत सी कंफ्यूजन है, लोग अक्सर इसका आंसर गलत कर देते हैं। बसंत गौरी होगी, या आपकी मैना होगी, या उल्लू होगा, या कौवा होगा। तो इसका राइट आंसर तो मैना है, लेकिन लोग अक्सर क्या कर देते हैं, उल्लू को। जबकि उल्लू क्या है, अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है लगभग। तो यह पूर्णतया पीछे मुड़ा सकता है, ना कि आगे पीछे। झटके से आगे पीछे मैना करती है, ऐसे 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 आगे पीछे। ओके, और घुमाने के लिए होगा तो उल्लू। नीचे दिए गए सूची पर विचार करना है कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में से निम्न से कौन दूसरों से भिन्न है। कछुआ में, घड़ियाल में, कौवा में, बत्तख में, मछली, इनमें से कौन दूसरों से भिन्न माना गया है। तो सबको मालूम है इसमें से कौवा क्या होगा, सबसे भिन्न है, क्योंकि वह उड़ने वाला पक्षी है। बाकी सब क्या हैं, ज़मीन पे ही रहेंगे और पानी पे भी रहते हैं। मछली भी पानी पे रहेगी, बत्तख दोनों जगह रहता है, ज़मीन पे भी पानी पे, घड़ियाल भी और कछुआ भी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, कौवा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉलम में मैंने आपको बताया था ना, कुछ क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको बताया भी था। हांगकांग, हांगकांग किस लिए है, केरल किस लिए, कश्मीर किस लिए है। नेक्स्ट है आपका गोवा। इन चारों के बारे में पूछा गया है। तो हांगकांग करी के, एक सेकंड, हांगकांग की बात की गई है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रैपिकोवा। यह कहाँ होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ट्रैपिओका जो होता है यह केरल की आपकी फसल है। किसकी, केरल की। केरल में मतलब खाया जाता था, सॉरी फसल नहीं, या आप वहाँ का बहुत ही प्रिय खाद्यान्न है, मतलब बहुत ही प्रिय खाना है। तो यह क्या है, करी के साथ उबला हुआ ट्रैपिओका, या केरल का है। सरसों के तेल में बनी मछली की बात करते हैं, तो यह मैंने आपको बताया था कहाँ पे, कश्मीर। कश्मीर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, सरसों के तेल में बनी हुई मछली। गोवा, गोवा दिया है, गोवा क्या होगा, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली गोवा के लिए फेमस है। और छोले भटूरे ऑप्शन ही नहीं है कोई। एक ऑप्शन ऊपर बचा था हांगकांग, उसमें क्या है, पकाया हुआ सांप। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसकी जो डिश होती है उसका क्या नेम है, इसका डिश का क्या नेम है। इसकी डिश का क्या नेम मैंने आपको ईवीएस के उसमें बताया है, जो भी आपको मैंने पढ़ाया ईवीएस का क्लास 4th या 5th में ये होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक, उसमें आपको मैंने यह बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में, इसमें विचार करना है कि कौन सा सही है। घरों के बारे में देखिए दिया गया है कि राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उनमें रहते हैं। तो जी हाँ, ये सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो क्या सही है, नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाए जाते हैं। या कहाँ होते हैं, या आपके असम में होते हैं। कहाँ होते हैं, असम में होते हैं, याद रखिएगा, या आपके असम में होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा क्या है, लेह में पत्थरों के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत सामान और जानवर को रखते हैं। तो यह बात क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और सी।
हाथियों के विषय में बात की गई है, इस पे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, यह आपका क्या है, सही आंसर है। क्या है, हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो यह आपका सही है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। नेक्स्ट है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, यह आपका क्या होगा, यह आपका गलत होगा, क्योंकि यह आपका क्या होगा, 100 किग्रा है, तो यह आपका गलत है। राइट आंसर ए है, बी अभी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, यानी पसंद आता है, क्यों, क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो यह भी आपका क्या है, सही होगा। ए और सी दोनों सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है, तो यह आपका सही होगा। तो ए, सी और डी याद रखिएगा, ए, सी और डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ए बी डी गलत, ए बी सी गलत, बी सी डी गलत, ए सी, ये देखिए ऊपर दिया क्रम दरअसल गलत दिया है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, ए सी और डी इसका राइट आंसर है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, मतलब एक इसमें से ऐसा समूह है जिसमें जड़ों का समूह नहीं है। तो शकरकंद, मूली और हल्दी पहला ऑप्शन है। दूसरा है कैरेट यानी गाजर हो गया, बीटरूट, चुकंदर और मूली रेडिश। तीसरा है चुकंदर, आलू, अदरक और चौथा है गाजर, हल्दी और अदरक। तो इसका राइट आंसर क्या है, गाजर, चुकंदर और मूली, यह आपका क्या है, समूहों का जड़ है। क्या है, समूहों का जड़ है। और आपका इसमें देखिए हल्दी जो हो जाएगा दिया है ना, हल्दी टर्मरिक, ये आपका क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तना। ऐसे ही अदरक भी आपकी क्या हो जाएगी, तना हो जाएगी। तो इसका आंसर ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, जबकि आपका गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, सलजम, ये सब क्या है, ये सब मूल रूप से जड़ों का उदाहरण है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, इनमें से कौन है, यह पूछा गया है। आपका सूर्यमणि हो गया, या कर्णम मल्लेश्वरी हो गया, सुनीता विलियम्स या बछेंद्री पाल। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है आपकी, यह आपका राइट आंसर होगा, या विश्व विख्यात यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, और 12 साल की एज से ही इन्होंने अपना वजन उठाने का प्रयास चालू कर दिया था, और अधिकतम इनकी वजन की क्षमता जो है 130 किलो है। क्या 130 किलो ग्राम तक वजन उठाने में यहाँ सक्षम है। उन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक भी जीता है ओलंपिक खेलों में, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं यहाँ। तेज बुखार के साथ कपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से, यानी सिनकोना पेड़ की छाल से किसका उपचार किया जाता है, चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार या मलेरिया का। तो इसका देखिए तेज कपकपी और उच्च ज्वर यानी तेज बुखार किस में होता है, मलेरिया में होता है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से उपचार भी किसका किया जाता है, मलेरिया का किया जाता है। किसका, मलेरिया। और उसका नाम क्या है, कुनिन दवा का नाम है। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, मतलब निपेंथिस पौधे के बारे में विचार करना। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। क्या, यह बात की गई आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो जी हाँ, यह पौधा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह क्या करता है, शिकार करता है। इसका देखिए पौधा कुछ ऐसा होता है और ऐसा होता है, यह जब यहाँ कोई बैठता तो यह ढक लेता है उसे। ओके, इसका आकार घड़े जैसे होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, यह भी आपका सही है। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो क्या केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो इसमें देखिए मेढक वगैरह को भी करता है, चूहों वगैरह को। तो यह आंसर आपका सी नहीं सही होगा।
ओके, ए और बी दोनों सही है। छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता, ज़्यादातर उसमें क्या होती, महक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, महक पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वह आकर्षित होते हुए चले आते हैं और जो आकर्षित होकर उसमें फंस जाते हैं। घड़े के आकार का मुंह होता है ना इसका, तो उसी में क्या होता है, एक खुशबू के कारण वो आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ए और बी इसका राइट आंसर है। क्या है, ए और बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट पर एक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है। डांडी की जाहिर बात सबको मालूम, गुजरात, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पर है, गुजरात में। याद रखिएगा बस कि यह 12 मार्च को की गई थी, 12 मार्च को, और 1930 में डांडी मार्च की यात्रा को क्या किया था, अपने आश्रम साबरमती आश्रम को क्या कहा था, 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने की थी। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को आश्रम साबरमती आश्रम 78 सहयोगियों के साथ। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, देखिए फिर यहाँ पे किसका खेल है, आपके मैप का खेल है। तमिलनाडु के निकटतम राज्य पूछा गया है। तमिलनाडु ये है आपका, चेन्नई जिसकी राजधानी है। निकटतम राज्य की बात करेंगे तो कौन सा इसके निकटतम राज्य में है, इसके निकटतम में कौन सा होगा, आपका केरल हो गया। ओके, इसके अलावा कर्नाटक भी हो जाएगा, और एक इधर क्या होता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आंध्र प्रदेश इसमें भी है, इसमें भी है, केरल भी है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चिराव नाच कहाँ से लोग करते हैं, कहाँ के लोग चिराव नाच करते हैं। तो चिराव नाच जो आपका मणिपुर, मेघालय, झारखंड या मिजोरम, इनमें से कहाँ के लोग चिराव नाच करते हैं, कौन सा नाच, चिराव नाच करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, मिजोरम। मिजोरम के लोग क्या करते हैं, चिराव का नाच करते हैं। चिराव नाच मिजोरम में करते हैं। इसमें दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर। कहाँ होता है, मिजोरम में होता है चिराव नाच। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन क्या है, बाल केंद्रित है। आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आपको। हमने पूरी शिक्षा प्रणाली में आप एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर मानेंगे, ना कि शिक्षक केंद्रित। सेकंड ऑप्शन इसमें जो दिया है गलत है। याद करने की बात हम करते नहीं हैं, और केवल इंफॉर्मेशन को के द्वारा सीखना भी हम बात नहीं करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 और से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पर्यावरण अध्ययन तो कक्षा 3 से स्टार्ट होता है, 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र अंकित करता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दे इसमें हैं क्या, केवल विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे हैं। तो जी नहीं, केवल इतना ही नहीं। पर्यावरण शिक्षण और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे हैं, जी नहीं, केवल इतना ही नहीं है। विज्ञान की अवधारणा केवल नहीं। राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा की बात भी की गई, सामाजिक अध्ययन और विकास की, तीनों की। यह कब बात की गई है, एनसीएफ 2005, मैंने आपको बताया था एनसीएफ 2005, ऊपर देखिएगा वीडियो में। कक्षा 3 से 5 तक में एनसीएफ 2005 के अनुसार है, और 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही पूछा गया है। को कक्षा 2, 3, 4 कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से, जी नहीं। कक्षा 1 और 2 के लिए भाषा और गणित, ना कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों के लिए। तो यह गलत हो जाएगा आपका, मैंने आपको बता रखा है ऊपर। कक्षा 1, 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं क्या, तो जी नहीं, इसके माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने ऊपर बताया 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है, जी नहीं। यह कक्षा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए पढ़ाया जाता। तो 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। ये देखिए इसमें दिया है।
किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है? गणित के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के माध्यम। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित उपकरणों का उपकरण है? इनमें से कौन सा? एनिमल, थिंग्स वी मेक एंड डू, या फैमिली परिवार और मित्र, और भोजन। तो इसमें एनिमल भी है, थिंग्स वी मेक एंड डू, फैमिली परिवार और मित्र भी है। आपका भोजन, क्या फूड है? भोजन। इसमें पूछा गया कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या भोजन है? आप बताइए जल्दी से, क्या भोजन है? जी हाँ, इसमें भोजन भी होगा। क्या भोजन है? निम्नलिखित कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित उपकरणों का उपकरण है? सब थीम पूछा है यहाँ पे, उपकरण। तो मैंने आपको थीम पढ़ाई थी, जिसमें क्या है, जिसमें आपका हम चीज़ें कैसे खाते हैं, बनाते हैं, वो है परिवार और मित्र है, भोजन है। लेकिन आपका सब थीम किस में है? जानवरों को आपको सब थीम में रखा गया है। किसमें? जानवरों को सब थीम में रखा गया। और 4 आपको मैंने सब थीम बताई हैं। आप मेरे पहली स्लाइड में जाइएगा, ईवीएस की जो मैंने आपको बुक्स पढ़ाई हैं उसमें, या पेडागॉजी में, आपके पहली स्लाइड में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा। किसमें? पहली स्लाइड में। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गति है? पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या केवल पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्रश्न, या विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें क्या करेंगे? कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। डाइवर्स क्लासरूम की हम बात करते हैं, मल्टी कल्चर डायमेंशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों।